हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को जो है पिछले बनाए हुए हमारे 2 वीडियो पसंद आए होंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पांस दिया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। अभी तक जो है हम लोग जो कवर कर चुके हैं वो है एलिमेंट्री फिजिक्स, जिसमें कि यूनिट डायमेंशन एरर और जो है परसेंटेज एरर और जो है इन सारी चीज़ें, सिग्निफिकेंट फिगर है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट है, वगैरह वगैरह। और काइनेमेटिक्स का पार्ट 1, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ, ये सारी बातें जो है हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको देखने से पहले आप लोग पहले उसके थ्रू होकर के आएँ, तो आप लोगों के पास एक रास्ता बनेगा, एक वे ऑफ विजन बनेगा, और तो आप इन सारी बातों को जो है और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो हम लोग जो है आज शुरू करते हैं। ये डे 3 हमारे 45 दिनों का क्रैश कोर्स का ये 3rd डे। लेट अस स्टार्ट। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। स्केलर एंड वेक्टर के बारे में कहा जाए तो कहा जाएगा कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको कि शो करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, नाम देते हैं इनको स्केलर क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल्स हम लोग जानते हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, और आपके प्रेशर है, और आपके जो है स्ट्रेस है, बहुत सारी क्वांटिटी हैं, स्पीड भी है। और पूछा जाए कि इनमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर होती हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको शो करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और स्पेशियल डायरेक्शन, बहुत ध्यान समझेंगे, स्पेशियल डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन जिनको कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलोंग, या आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स के अलोंग अगर हम शो कर सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को, ऐसी डायरेक्शन को हम नाम देते हैं क्या? स्पेशियल डायरेक्शन। और हाँ, इन्हें फॉलो करना होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये सवाल पूरे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही बार पूछा गया है कि क्या होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एज पर फिजिक्स इज कंसर्न। मैं सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स की बात नहीं करने जा रहा। तो ये कहते हैं साहब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये जो भी चीज आएगी, अगर मैं इसका ऑर्डर बिगाड़ दूं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए कर दूं, और जब जोड़ करके देखूं कि ये आपस में बराबर आ रहे हैं, तो कहा जाएगा ये फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। और इन्हें फॉलो करना होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, और इन्हें फॉलो करना होता है पैरेललोग्राम का लॉ। अगर ये 5 शर्तें फुलफिल करते हैं तो ये क्वांटिटी वेक्टर होगी, अदरवाइज ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ध्यान रखना। अब हम लोग और आगे बात करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग भैया यहाँ से जो है टॉपिक कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ से हम इनको हटाते जाएंगे। इसलिए आपके पास पहले ही ये एक बार को हो चुकी है, यहाँ आपको दिखा चुके हैं। हम लोग एक एक करके और डिस्कस करेंगे। ऐसे वेक्टर जिनका कि मैग्नीट्यूड जीरो मैग्नीट्यूड हो, और इनके लिए एक शब्द कहा जाता है कि इनके लिए डायरेक्शन जीरो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल। एक एक करके ये यहां से हटते रहेंगे जैसे जैसे मैं डिस्कस करता रहूंगा। डायरेक्शन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ। स्वेच्छ का मतलब जैसा मेरा मन वैसी मैं डायरेक्शन ले लूंगा। और ये वेक्टर, जीरो वेक्टर तभी प्राप्त होता है जब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको एक साथ रख करके ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं जीरो वेक्टर। ख्याल रहे कि ये ऐसे इन्हें हमें शो करना चाहिए। अगर ये साइन नहीं लगाया है तो ये सिर्फ और सिर्फ जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर कतई नहीं कहलाएगा। इसलिए कभी भी a प्लस 0 बराबर a करने की भूल न करें, अदरवाइज आपने बिल्कुल वैसा ही काम किया है कि आपने नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोग्राम मास जोड़ दिया है, या कुछ ऐसी चीज जोड़ दी है जिसके अंदर कोई दिशा जैसा कोई गुण है ही नहीं। इसलिए ऐसे वेक्टर को हम जो है वेक्टर ट्रीटमेंट हमेशा देंगे। वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होता है, वेक्टर ही सब्ट्रैक्ट होता है। और ये बात हुई किसके बारे में? जीरो वेक्टर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में।
यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, उसको नाम देते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। ध्यान रहे कि अगर कोई वेक्टर r है और हमने उसके मॉडुलस से उसमें डिवाइड कर दिया है तो ये बन के तैयार होगा यूनिट वेक्टर। आर कैप, कैप कैप इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर हो गया और ये इसका मॉडुलस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ऑर्थोगोनल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी वाला मामला आ जाएगा, उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि अगर दो लाइनें एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो उनके लिए बेहतर शब्द बताया गया है परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर 3 लाइनें हैं और वो तीनों इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो अगर आप परपेंडिकुलर कहोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन इनके लिए बेहतर नाम दिया गया है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ये होते हैं 3 और ये 3 वेक्टर होते हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये इस तरीके से होते हैं। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इधर की तरफ को अगर कोई वेक्टर है तो ये i कैप हो गया यूनिट वेक्टर, इधर की तरफ को j कैप हो गया, इधर की तरफ को k कैप हो गया। और ये इस बात को शो करते हैं कि साहब अगर आप यूनिट डिस्टेंस चले हैं x एक्सिस की तरफ को तो आप सिर्फ i कैप लिख करके आप अपना काम चला सकते हैं, सिर्फ i कैप। अगर आप 1 या यूनिट डिस्टेंस चले हैं y एक्सिस की तरफ तो आप j कैप करके इसी तरीके से k कैप करके आप चला सकते हैं। इन यूनिट वेक्टर्स का यूटिलिटी समझ लीजिएगा। NTA जो कि आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आपसे उम्मीद करती है कि आप ये सारी बातें बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अब सवालों का पैटर्न ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 200 वोल्ट पर मीटर की ईस्ट डायरेक्शन में है। अब वो कहते हैं 200 वोल्ट पर मीटर आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप समझते हो तो समझें, अदरवाइज ये सवाल आपके हाथ से निकलने वाला है जिसको कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि अगर कोई आदमी जो है जा रहा है 3 मीटर x एक्सिस की तरफ को तो इसका वेक्टर हो जाएगा 3i कैप। 4 मीटर अगर जा रहा है y एक्सिस को तो वहीं से ये 4j कैप हो जाने वाला है। मान लीजिए वहीं से वो आदमी हवा में उड़ करके आ गया है और 5 मीटर उड़ा है तो ये 5k कैप हो जाएगा, ये इसका वेक्टर हो जाएगा। और एक बात समझेंगे कि इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या, बहुत ध्यान से सेंटेंस सुनेंगे। अंडर रूट में इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, मैं रिपीट करता हूं, अंडर रूट में इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम हमें देता है मॉडुलस। निकालना सीख लीजिए। आर वेक्टर का मॉडुलस 3 का स्क्वायर 9। सर आई स्क्वायर कहाँ गया? अरे भाई आई कैप तो 1 होता है तो उसका स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। इसी तरीके से ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और ये टोटल मिला के 25 और 34 और 16 50, 5√2 हो गया। 5√2 हो गया। अगर हमें, जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया था कि अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये वेक्टर में 5√2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बन गया क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिनका कि मैग्नीट्यूड होता है 1। अब हम आपको बताएंगे पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर एंड इक्वल वेक्टर्स के बारे में। आइए बात करते हैं। यहाँ पे ये जो आई थी बात, यहाँ पे जो हमने आपसे कहा था करने के लिए कि आर कैप जो आएगा वो वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर आएगा। तो ये वेक्टर आर 3i कैप प्लस 4j कैप मैं करके दिखा भी दे रहा हूँ, 5k कैप अपॉन 5√2 हो गया। अब समझिएगा, ये तो हो गया क्या, यूनिट वेक्टर। इसकी भी वैल्यू 5√2, इसकी वैल्यू 5√2, काट पीट देंगे तो 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात ये बताने वाला था कि इतनी चीज को कॉस अल्फा कहते हैं और इतनी चीज को कॉस बीटा कहते हैं और इतनी चीज को कॉस गामा कहते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। लेट अस रब दिस पार्ट। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। ऐसे कोसाइंस हैं
जिनका जो कि डायरेक्शन शो करने के काम आते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को एक रिजल्ट और बता देता हूँ, बहुत मेमोरेबल है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सेवरल टाइम्स ये सवाल पूछे गए हैं। अब मैं आप लोगों को जो है और बताता हूँ, ये डायरेक्शन साइन है। अल्फा बीटा गामा के बारे में यहाँ पे एक रिमार्क लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, जो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे, वो यहाँ से मिलेगा। कॉस अल्फा बराबर होगा 3/5√2, अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5√2। ये बातें हुई हमारे पास, ये रिजल्ट ध्यान रहे, आप लोगों को कभी भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछने के लिए आ सकते हैं, आपको याद भी होने चाहिए। अब लेट अस रब दिस पार्ट, आगे हम लोग मूव करेंगे। देखें जरा, अगला जो पार्ट दे रखा गया है हमारे पास वो है पैरेलल वेक्टर्स। देखिए ये दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम तरफ को, फाइनल पॉइंट सेम तरफ को, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ये बीच का एंगल 180 डिग्री है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। आगे बढ़ जाइए तो कोलिनियर वेक्टर, साफ साफ नाम से पता लग रहा है कि जिधर को पहला वेक्टर है उधर को दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स। आगे देखा जाए तो अगर वेक्टर जो है एक ही लाइन में नहीं बल्कि जो है एक प्लेन में, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस से मिलकर के प्लेन बनता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ पे एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो इनको नाम देते हैं क्या, कोप्लेनर वेक्टर्स। और अगर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो इनको नाम देते हैं क्या, हम इक्वल वेक्टर्स। ये हुई बातें हमारे पास किसके बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स होते क्या क्या है। एक और बात हम यहाँ पे लगे हाथ, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनकी अपनी एक्सिस होती है, या ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, इनको नाम देते हैं एक्सियल वेक्टर या एक्सियल वेक्टर। रोटेशनल वेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे एक बात बता दें, इनके 5 एग्जाम्पल हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर मोमेंटम एल और टॉर्क टाउ। ये हुए एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ ऑफ ट्रायंगल के बारे में जरा देखेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि अगर 3 फोर्सेस को हम किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकें तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा। एक बात यहाँ पे और लिखी हुई कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उन 3 फोर्सेस की हेल्प से आप ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। इस बात को यहाँ पे जो है सिखाया गया है। ए बी सी एक ही ऑर्डर में हमने इनको ले रखा है। हमें पता नहीं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो हमने वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, जो कि ये पूरा क्लोज सर्किट हो गया है, इसलिए सर्टेनली इसकी वैल्यू 0 है। ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस सी ए हो जाएगा, और सी ए को हम माइनस ए सी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर डायरेक्शन उल्टी करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन लगाओगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इस तरह से हमने पाया कि ए बी प्लस बी सी बराबर हो गया है ए सी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कैसे हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ लगाना इतना हंसी खेल वाली बात नहीं है। अगर ये आता है तो हंसी खेल वाली बात हो जाती है। क्या करना होगा, कहेंगे 2 वेक्टर्स को आप सेम डायरेक्शन में जोड़ोगे, बराबर थर्ड वेक्टर पाया जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। लुक एट दिस, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। इन दोनों को जोड़ने के लिए आप ऐसे चले हो और रिजल्टेंट के लिए आप उल्टा चले हो। कीप इट इन माइंड,
कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन ए रो विल बी इक्वल टू थर्ड वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट लॉ। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें कहा जाएगा कि अगर दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स, ये हो गए क्या एडजेसेंट साइड्स, संलग्न भुजाएं बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो जो इसका डायगोनल है वो शो करेगा रिजल्टेंट को। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि डायगोनल तो सर जी दो होंगे, तो कहा जाएगा जो डायगोनल इन दोनों के बीच से जा रहा है वो इन दोनों का वेक्टर सम का रिजल्टेंट है, और जो दूसरा वाला है जो डायगोनल वो दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला r बराबर √p² + q² + 2pq cos अल्फा, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला √p² + q² - 2pq cos अल्फा। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे समझ लेनी चाहिए कि जो है दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे कैसे किस रेंज में किस डोमेन में पाया जाएगा। तो अगर ये एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच का, यानी कि दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं एक ही लाइन में, तो r बराबर p + q, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ बच्चों cos 90 0 हो जाएगा, r बराबर √p² + q²। और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो r बराबर p - q हो जाएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। और इससे हमको ये बात पता लगती है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट p और q का रिजल्टेंट लाई करेगा p - q एंड p + q के बीच में। मिनिमम वैल्यू होगी p - q, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है p + q, p + q भी हो सकती है, p - q भी हो सकती है। अब इसको एक और उदाहरण से समझ लें। मान लें हमारे पास जो है दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट और 3 यूनिट। तो 4 यूनिट और 3 यूनिट का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 1 और मैक्सिमम हो सकता है 7। तो 1 एंड 7 इंक्लूडिंग 1 एंड 7 के बीच में कोई भी नंबर 4 और 3 का रिजल्टेंट पॉसिबल है। 5.6 पॉसिबल है, 6.5 पॉसिबल है, बट 7 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है और 1 से कम पॉसिबल नहीं है। और अगर 3 नंबर इस तरीके से आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि बताओ ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर ये फोर्सेस हैं और तीनों फोर्सेस पार्टिकल पे लगे हुए हैं तो इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, 3 डिस्प्लेसमेंट है, वैल्यू दे रखी गई है, तो क्या माना सकता है कि कोई फ्लाई थी, कोई मधुमक्खी थी, मक्खी थी, उड़ी और माना जाए कि ये वापस अपनी पुरानी जगह पे पहुंच गई, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। कुल मिलाकर के सारी स्कीमों का एक ही मामला है कि ये पूछना चाहता है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो कोई भी 2 नंबर ले लो, 3 में से कोई भी 2 नंबर ले लो, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो। अगर दोनों के बीच में ये तीसरा वाला नंबर पड़ रहा है तो इन सारे सवालों का आंसर है हाँ, ट्रायंगल बनेगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, कोई फ्लाई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये वाला पार्ट एडिशन के लिए सिखाया गया है। कहा गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सबको आपको जोड़ना है। तो इसके लिए हम जो है मेथड ऑफ पॉलीगन कहते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन। और यहीं से आपका लॉ जो ट्रायंगल का था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था, वो सब यहीं से डिराइव्ड है। एक्चुअल में लॉ ऑफ पॉलीगन नहीं है। तो करना क्या होगा, आपको सबसे पहला वेक्टर विद गिवन मैग्नीट्यूड एंड गिवन डायरेक्शन खींचना होगा। जहां पे वो खत्म हो जाएगा वहीं से आपको दूसरा वेक्टर शुरू करना होगा। अगेन मैं बोलूंगा विद गिवन मैग्नीट्यूड एंड गिवन डायरेक्शन, और ये प्रोसेस आपका तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपके हाथ से सारे वेक्टर खत्म हो नहीं जाते। फिर बारी आएगी रिजल्टेंट निकालने की। तो रिजल्टेंट के लिए ध्यान रखना, हमारा सेंटेंस यहाँ पे, स्टार्ट करोगे वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और खत्म करोगे फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर पे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये टोटल वैल्यू आप 0 कभी नहीं कर पाओगे। ये 0 तभी होगा जबकि इधर से जितना भी मैग्नीट्यूड आया है उतना ही मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में डाल करके हम रिजल्टेंट को कर पाए 0। इसीलिए रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए चाहे वो आपका एडिशन हो चाहे आपका सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा रिजल्टेंट के लिए इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से शुरू होगा और फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर पे जाकर के ये खत्म होगा, तभी ये रिजल्टेंट बनेगा।
इसलिए वेक्टर आ बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है। हमसे कहा गया है वेक्टर p माइनस वेक्टर q बताइए। तो हमें वेक्टर ये घटाना तो नहीं आता, तो क्या आता कहेंगे, हमको जोड़ना आता है। कोई बात नहीं, आप वेक्टर p में वेक्टर माइनस q जोड़ दीजिएगा, अपने आप ही घट जाएगा, क्योंकि वेक्टर p प्लस वेक्टर माइनस q इटसेल्फ हो जाएगा माइनस वेक्टर p माइनस वेक्टर q। तो वेक्टर p में हमने वेक्टर q का डायरेक्शन ऊपर हुआ करता था, डायरेक्शन हमने पलटा दिया, माइनस q हो गया। रिजल्टेंट जब हमने निकाला तो ये वेक्टर p प्लस वेक्टर माइनस q था, अपने आप ही ये वेक्टर p माइनस वेक्टर q बन गया है। तो ये हुई बात बच्चों वेक्टर के एडिशन की और बात हुई वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की। हाँ तो बच्चों जो है हम लोग सीखेंगे वेक्टर के प्रोडक्ट। उसमें पहला प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम इसलिए स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमेशा हो जाती है स्केल। फॉर्मूले की बात करें तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी, ये डॉट लगा है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि जो ए डॉट बी की वैल्यू आई है वो सी है, तो सी पॉजिटिव हो जाएगा अगर एंगल एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब न्यून कोण, एंगल लेस देन 90 डिग्री। सी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा सवालों में इस्तेमाल किया जाता है कि प्रूफ करो ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कुछ नहीं करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दिखा देना है 0 आ गया, 0 आ गया, परपेंडिकुलर है। थीटा की वैल्यू अगर एंगल जो है दोनों के बीच का ऑब्ट्यूस है तो सी हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि फिजिक्स में कुछ जगहों पे कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट छाया हुआ है। W बराबर एफ डॉट एस, ये भी वेक्टर, बट द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क, जो कि स्केलर है। फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, जो निकलने वाला पावर है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर है। और ये डाइपोल की एनर्जी है, माइनस का पी डॉट ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी। और इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की एनर्जी भी आप लिख सकते हो, माइनस का एम डॉट बी, ये भी क्या है, स्केलर है। ट्राइवियल वेक्टर्स के लिए अगर हम निकालेंगे तो आई डॉट आई बराबर मॉडुलस आई कॉस 0। कॉस 0 का मतलब एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो 1 into 1 into 1 वैल्यू इज 1। आई डॉट आई तो हमारी थ्योरम बन गई, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई डॉट जे निकालने चले तो मॉडुलस आई मॉडुलस जे कॉस 90, वैल्यू निकालने चले तो 1 into 1 into 0 एंड द वैल्यू इज 0। यहाँ पे बात बताने वाली थी कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई भी होता है, यानी कि ये भी 0, ये भी 0, यानी कि ये फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो है एक बात ध्यान रखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ तो बच्चों जो है हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, जिसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। फॉर्मूला इसका हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप डिफरेंस करता है बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं थी, यहाँ पे ये है, यही है जो कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये है तो ये बताता है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वो ए और बी दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एग्जांपल्स भी हैं फिजिक्स में जहां जहां पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट छाए हुए हैं। v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, एंगुलर वेलोसिटी और ये रेडियस वेक्टर, l बराबर r क्रॉस p, टॉर्क बराबर r क्रॉस f, f बराबर q टाइम्स v क्रॉस b है। कीप इट इन माइंड, यहाँ पे मैंने टाइम्स बोला है, डॉट नहीं बोला है, क्योंकि ये स्केलर है।
स्केलर और वेक्टर में कोई डॉट कोई क्रॉस नहीं होता, सिर्फ टाइम हो सकता है। ठीक वैसे जैसे कि मोमेंटम p बराबर mv होता है, m डॉट v नहीं होता, m टाइम्स वेलोसिटी होता है। F बराबर I टाइम्स dl क्रॉस p, जो यहाँ बात बोली वैसे यहाँ पे भी। टॉर्क बराबर m क्रॉस b होता है, ये मैग्नेटिक टॉर्क के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए। टॉर्क बराबर p क्रॉस e इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए। ट्राइवियल वेक्टर्स के लिए आ जाइए तो I क्रॉस I बराबर I मॉडुलस I साइन 0, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। I क्रॉस I की वैल्यू 0। और अगर हमें इसका थ्योरम बनाना है तो I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K, सब हो गए क्या 0। I क्रॉस J की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, मॉडुलस I मॉडुलस J साइन 90, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू ये 1 एंड द वैल्यू इज 1। कीप इट इन माइंड, दिस 1 इज नॉट ए स्केलर, रादर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो I क्रॉस J थ्योरम बनेगी, I क्रॉस J बराबर J क्रॉस K बराबर K क्रॉस I बराबर 1। I क्रॉस J विल नॉट बी इक्वल टू J क्रॉस I। मैंने इससे पहले वाली बातों में बताया था आपको कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अगर I क्रॉस J का डायरेक्शन नॉर्थ है तो J क्रॉस I का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। अगर डायरेक्शन उल्टी उल्टी होती है तो वो वेक्टर आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। और एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि ये I क्रॉस J से जो निकलेगा वो एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया, ये साइक्लिक प्रोसेस इनको ये फुलफिल करते हैं। I क्रॉस J बराबर हो जाएगा K कैप, J क्रॉस K बराबर हो जाएगा I कैप, और K क्रॉस I बराबर हो जाएगा J कैप। ये इस तरीके से चलते हैं, I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J कैप। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में सीखेंगे हम लोग, और इसके लिए ये ध्यान रहे ये फिजिक्स का बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये अगर नहीं आता है तो हम जो है आगे फिजिक्स में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता है कि किसी वेक्टर को दो पार्ट में इस तरीके से तोड़ देना कि जब हम दोबारा से वो पार्ट जोड़ें तो हमको वही ओरिजिनल वेक्टर प्राप्त हो जाए, मिल जाए। नाम देते हैं इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन। और इसके लिए समझा जाए, इसके लिए दो लॉ हैं। मान लीजिए साहब कि ये F वेक्टर है, दो लॉ हैं। तो पहला लॉ कहता है कि दोनों पार्ट, दोनों कंपोनेंट हमेशा होंगे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरीके से कि ओरिजिनल वेक्टर लाई करे उन दोनों के बीच में। यानी कि इस समय जाएगा एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दोनों हो गए पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिनल वेक्टर दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये रूल 1 है। दूसरा रूल, यहां से जब हम इधर को आ रहे हैं तो एंगल दिखाई पड़ रहा है, इधर को जा रहे हैं तो एंगल दिखाई नहीं पड़ रहा। जिधर को एंगल होगा उधर को कॉस कंपोनेंट आएगा, और जिधर को एंगल नहीं होगा उधर को साइन कंपोनेंट आएगा। ये ऐसा हो गया। ये हुआ रिजोल्यूशन की बात। रिजोल्यूशन मैं आप लोगों को जो है एक जगह और करके दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल के साथ में। ये एक कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है। ये सिर्फ और सिर्फ उदाहरण है, इसको कुछ और ना समझा जाए। ये थीटा है, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर mg के हमें दो रिजॉल्व पार्ट करने हैं तो एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। ये एंगल वाला कंपोनेंट है, इसलिए mg cos थीटा इधर को जा रहा है तो mg sin थीटा। अब मैं यहाँ पे एक बात ये आपसे करूं कि आपने कहा था कि आपने जो कहा था कि वेक्टर को तोड़ना फिर जोड़ना और वही वेक्टर को प्राप्त होना। तो अभी आपने तोड़ा है, जोड़ा तो नहीं है, तोड़ दिया है। अब जरा जोड़ के भी दिखाता हूँ। तो पहला वेक्टर ये हो गया आपका f cos थीटा। जोड़ने का तरीका मैं पीछे आपको सिखा के आ रहा हूँ। ये f cos थीटा हो गया। इधर को जहाँ पे खत्म हुआ यहीं से हमें शुरू करना होगा f sin थीटा। और रिजल्टेंट प्राप्त करने का तरीका बताया था कि स्टार्ट करोगे वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर,
खत्म करोगे फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर पे, तो ये हो गया आर वेक्टर। माना है ये रिजल्टेंट है और हमें ये सिद्ध करना है कि ये वेक्टर एफ के बराबर है। तो कैसे होगा, कहेंगे होगा ऐसे कि आर वेक्टर बराबर, ध्यान से देखें, एफ कॉस थीटा कौन सी एक्सिस पे है, कहेंगे एक्स एक्सिस पे। क्या करें कि ये एक्स एक्सिस पे अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ ना करिए सर, आई कैप अटैच कर दीजिए, हो गया। जहां से खत्म हुआ ये वहीं से एफ साइन थीटा शुरू हो गया और इसमें जे कैप लगा दीजिए। और आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता चुका हूं कि अंडर रूट में इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम हमें देता है मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर अंडर रूट में इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालने, अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लुक एट दिस वैल्यू, ये तो वैल्यू 1 हो गई और बाहर निकला एफ। वेक्टर एफ को ही हमने तोड़ा था और जब जोड़ा है तो फिर से हमने वेक्टर एफ हमने प्राप्त किया है, यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर था। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माना जाता है बहुत कठिन भी होता है। और अगर इसको जिस तरीके से किताबों में समझाया गया है वैसे ही चलें तो ये होता भी थोड़ा सा वैसा ही है जैसा भी कहा गया। लेकिन इसको अगर बहुत आसान कंसेप्ट बनाया जाए तो बनाया भी जा सकता है, संभव भी है। एक लाइन की बात करनी है, अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का वेक्टर बनाइए और जैसा कह रहा हूं वैसा करना होगा। वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी निकालना है तो वेक्टर ए में वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके, या दूसरी भाषा कर लीजिए, ए वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सीधे रख के घटा दीजिए, जो आया है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाता हूं, दूसरे एग्जांपल से दिखाता हूं। ये एक आदमी है जो कि जिसकी वेलोसिटी है vm, एक्स एक्सिस पे चलने के लिए तैयार है, चल सकता है। ये रेन हो रही है जो कि नेगेटिव y एक्सिस पे है, ऐसा है। ये मैंने इनका वेक्टर बना दिया है, वी आर वेक्टर बराबर वी आर माइनस जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है। vm बराबर vm आई कैप। हमसे कहा गया है रेन की वेलोसिटी निकालिए विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालिए, तो मैंने जो तरीका बताया है वी आर में से vm घटाना होगा, दोनों वेक्टर होने चाहिए, ख्याल रहे। जब मैंने इनको रखा तो ये ऐसा आया और मॉडुलस निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता के आ रहा हूं। डायग्राम बनाया जाएगा तो सबसे पहला वेक्टर आपके पास है माइनस का वी आर जे, ये मैंने खींचा, जहां खत्म हुआ वहीं से माइनस का vm आई कैप, वहीं से ये दूसरा वेक्टर शुरू हो गया। रिजल्टेंट के लिए तरीका अपना हमेशा पुराना सा वही रहा था, स्टार्ट करेंगे वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, खत्म करेंगे फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर। और एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितना होगा, कहेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी आर अपॉन vm, जो कि अगर ये आदमी यहाँ पे ऐसे खड़ा रहता तो रेन इसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई पड़ती, लेकिन ये चला है तो इसको इस एंगल पे दिख रहा है। और अगर ये रुका रहता तो इसको सिर्फ रेन की वेलोसिटी इतनी ही दिखती जितनी है, लेकिन चला है तो इसकी वेलोसिटी जो इसको फील हो रही है वो बढ़ी हुई वेलोसिटी है, सिर्फ वी आर नहीं है। तो जब भी कभी दो चीजों का मोशन एक साथ ऑब्जर्व किया जाता है तो जब भी कभी होगा एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे का पहले का रेस्पेक्ट में, तो ये चीजें बदल जाया करती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम भी हो सकती हैं, एंगल वैसा भी रह सकता है, बदल भी सकता है। यही फेनोमेना है रिलेटिव वेलोसिटी का। हम लोग सीखेंगे बच्चों सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका डे 3 का, मोशन इन ए प्लेन। जब भी कभी रेक्टिलिनियर मोशन यहाँ पे है, सिर्फ एक्स वाला ना हो, सिर्फ वाई वाला ना हो, कॉम्बिनेशन में हो, आदमी के कोऑर्डिनेट्स एक्स भी बदल रहा हो, वाई भी बदल रहा हो, दो एक्सेलरेशन हो, दो तरफ को डिस्टेंस तय कर रही हो, दो तरफ को वेलोसिटी हो, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन के खड़ा होता है
वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मोशन इन ए प्लेन होगा, जो कि आपका काइनेमेटिक्स पार्ट 2 है। और इसकी इक्वेशन जो हुआ करती थी, जो हमारे v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर u, ये जो आपकी जो है फॉर्मेट में बदल जाएंगी। एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन अलग हो जाएंगी, वाई वाली इक्वेशंस अलग हो जाएंगी। तो vx बराबर ux प्लस axt, x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, vx स्क्वायर। अब आप पूछ सकते हैं कि जो है सर आपने जो है यहाँ पे तो वेक्टर का साइन लगाया था, यहाँ वेक्टर का साइन नहीं लगाया। तो इसका आंसर है बच्चों, जब कभी किसी वेक्टर का स्क्वायर होता है तो वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। कारण भी समझ लो, जब किसी वेक्टर का तुम स्क्वायर करने जाओगे, यानी कि उसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करने की तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, या तो उनको डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई करो। क्रॉस के साथ करोगे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, एकमात्र रास्ता बचा डॉट प्रोडक्ट से करना होगा। और डॉट प्रोडक्ट से जब करोगे तो उसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए कभी भी वेक्टर का जब स्क्वायर होता है तो उसको ऊपर कभी एरो नहीं लगाते, क्योंकि वो स्केलर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से वाई एक्सिस की मोशन वाली हमारी जो है ये बदल जाएंगे इक्वेशंस। यहाँ पे एक बात आप लोगों को और बतानी थी कि यहाँ पे टाइप का सवाल होता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये टाइम टेकिंग भी होता है। इसका शॉर्टकट अगर आप सीख लो तो आप जो है आसानी से सवाल में सिर्फ एन की जगह पे वैल्यू रखनी रह जाएगी और ये सवाल बहुत ही सेकेंडों में आ जाएगा। कहा गया था कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसे ही आपका कोई पॉलीगन हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई हेक्सागन हो सकता है। तो अगर ईच साइड डी है और यहाँ पे साइमल्टेनियस ए बी सी पॉइंट पे कोई 3 पार्टिकल बैठे हुए थे, एक साथ चलना शुरू करते हैं विद स्पीड v, विद स्पीड v, विद स्पीड v। कब और कहाँ मिलेंगे? कहेंगे सर ऑब्वियस है कि अगर मिले तो सेंटर पे ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? इसका आंसर t बराबर d अपॉन v 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n। n की जगह पे आपको नंबर ऑफ साइड रखनी होगी। अगर ये ट्रायंगल है n की जगह पे 3 रख दीजिए, स्क्वायर है तो 4 रख दीजिए, हेक्सागन है तो 6 रख दीजिए और पॉलीगन है तो n रखना होगा। लास्ट चीज है जो है बच्चों आज का प्रोजेक्टाइल मोशन, डे 3 का काइनेमेटिक्स पार्ट 2 का और वेक्टर का लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन इन ए प्लेन का एक बहुत ही शानदार जानदार एग्जांपल होता है। और इसकी परिभाषा जरा देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पे इनिशियल ux जो कि कांस्टेंट है तो इस तरफ कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। में ऐड कर दिया जाए एक वर्टिकल वेलोसिटी और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम पाते हैं कि ऐसा फिगर आ गया। ऐसे फिगर में क्या हो रहा है? दो तरफा वेलोसिटी हो रही है और एक तरफा एक्सेलरेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायमेंशनल वेलोसिटी एंड 1 डायमेंशनल एक्सेलरेशन गिव्स प्रोजेक्टाइल मोशन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एंड पॉइंट के बीच के गैप को हम नाम देते हैं रेंज। जितना समय लगता है पूरा जर्नी में, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो हाइट होती है ये मैक्सिमम हाइट। इनके लिए फॉर्मूले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज के लिए फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम होगी एट एन एंगल 45 डिग्री और उसकी वैल्यू ये होगी। ये ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होती है। ट्रैजेक्टरी का मतलब हो गया किसी भी जगह का, पूरे पाथ में किसी भी जगह का हमको मिल सके उसकी लोकेशन। तो y बराबर एक्स टाइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं y बराबर एक्स टाइन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आर जहाँ पे रेंज है। और इस तरीके से हमने जो हम लोगों ने डे 3 का क्रैश कोर्स का जो 45 दिनों का है, डे 3 का हम लोगों ने मटेरियल कंप्लीट किया है। ध्यान रहे 2, 3, 4 चैप्टर हो जाने के बाद हम सवालों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल मिक्स करके एक साथ हम आपको सवाल को दिखाते जाएंगे और उनका सोल्यूशन भी आपको दिखाते जाएंगे। उम्मीद है जो है सारे के सारे वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। आप लोग एक बात पे ही जो है चलते रहिए। ध्यान रखिए जो आप इस दुनिया को दोगे पलट के आपको वही चीज मिल जाएगी। हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मिल जाए। इसलिए अगर आप जो है अच्छाइयाँ बांटते हो तो अच्छाइयों को लेने के लिए भी आप तैयार रहें और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। इसलिए आपका भला हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, तो सिर्फ आप अपने में ही जो है कंसंट्रेट होकर के ना बैठें,
इन खुशियों को, इन चीज़ों को, इस ज्ञान को औरों के तक भी जाए, इसके लिए उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन दें। उम्मीद है आप लोगों का साथ, आप लोगों की लाइकिंग, आप लोगों की शेयरिंग इसी तरीके से मिलती रहेंगी। और आप लोगों का जो है धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर, थैंक यू। इसी तरह से आप लोगों का हम लोग को सहयोग मिलता रहे। थैंक यू।